भी तरह की प्रॉपर्टी को बेचते हुए एक सेलर को मुख्यतः 3 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला, एक बायर ढूँढना। दूसरा, राइट प्राइस पर बायर ढूँढना। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मार्केट में और वो अगर 70 लाख में बेचने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे बायर्स मिल जाएंगे। लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ के रेट में बेचने के लिए जो एफर्ट है वो सेलर का प्रॉब्लम होता है। तीसरा, अगर किसी को एक प्रॉपर्टी बेचनी है और उस पैसे का आगे कुछ करना है, मैं आज तक ऐसे बहुत कम लोगों से मिला हूँ जो प्रॉपर्टी बेच करके यूरोप ट्रिप पर जाना चाहते हैं। जनरली प्रॉपर्टी बेचने का मकसद कुछ आगे का होता है, या तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी होती है या कोई बड़ा काम करना होता है। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो प्रॉपर्टी बेच करके अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहा है, या प्रॉपर्टी को सेल करके आगे किसी और तरह से एक्सपेंशन कर रहा है, या अगर कोई अपना घर बेच रहा है तो घर बेच करके कोई दूसरा घर खरीदना चाहता है या अपने बच्चे की पढ़ाई पे कुछ पैसा लगाना चाह रहा है। तो इस तरह के काम जो है उनकी एक टाइम बाउंडेशन होती है। सो प्रॉपर्टी बेचने वाले की 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है: बायर ढूंढना, राइट प्राइस पर बेचना और सही समय में बेचना। प्रॉपर्टी खरीदने वाले की क्या प्रॉब्लम होती है? जो प्रॉपर्टी खरीदने जाता है उसकी पहली प्रॉब्लम होती है बजट। गिवन बजट में उसको अपने मन का फायदेमंद प्रॉपर्टी खरीदना। सेकंड इज फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी जिसमें कि उसे प्रॉफिट हो, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी खरीदते हुए अपने बजट में प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी खरीदना। तीसरा, जो एक बहुत मेजर इशू प्रॉपर्टी खरीदते हुए बायर्स को फेस करना पड़ता है, वो है साफ सुथरी प्रॉपर्टी खरीदना जिसमें अप्रूवल्स हो, जिसके अंदर किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, जिसके अंदर ओनरशिप को लेकर के चैलेंजेस ना हो। चौथा, जब कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, अपनी परचेज में जो पैसा लगा रहा है उससे उसको फायदा हो। सो ये 4 प्रॉब्लम्स बायर्स को फेस करनी पड़ती है। व्हाट इज ओनरशिप? ओनरशिप क्या होती है प्रॉपर्टी की? ओनरशिप का मतलब है कि किसके पास में उसके अधिकार हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सके। वो इस्तेमाल चाहे वो खुद रह करके कर सकता है, वो इस्तेमाल वो रेंट पे दे करके कर सकता है, बट उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के जो अधिकार हैं उसको ओनरशिप कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है। प्रॉपर्टी घर हो सकता है, दुकान हो सकती है, होटल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, गोडाउन हो सकता है। ओनरशिप का मतलब है कि जो जो इंसान या जिसका भी वो प्रॉपर्टी है वो उसको यूज करके, इस्तेमाल करके और उससे अपना फायदा कर सके। अगर एक घर है उसमें मैं खुद रहना चाहूँ तो मैं खुद रह सकता हूँ, मैं उसको किराए पर देना चाहूँ तो किराए पर दे सकता हूँ, मैं उसे अपने किसी दोस्त को दे करके उसे ऑब्लाइज करना चाहूँ तो मैं ऑब्लाइज कर सकता हूँ। बट क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं उसका ओनर हूँ, तो मैं उसको अपने तरीके से अपने कामों के लिए यूज कर सकता हूँ। व्हाट इज को ओनरशिप? अभी हमने ओनरशिप में एक वर्ड ऐड कर दिया, को ओनरशिप। जब एक चीज के एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं तो वो को ओनरशिप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से जो शादीशुदा लोग हैं, अगर आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर के कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी और आपके स्पाउस की को ओनरशिप हो जाती है। तो इसमें अमूमन आप सिर्फ अपने तरीके से इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि अब जो भी आपका को ओनर है आपको उसको साथ लेकर के उसके भी जरूरतों को समझ के, उसके कंट्रीब्यूशन को समझ के आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो को ओनर का मतलब होता है कि जिसमें जितने लोग एडेड हैं। को ओनरशिप एक प्रॉपर्टी में एक आदमी की भी हो सकती है, उसके अंदर 10,000 लोगों की भी हो सकती है। देर इज नो टेक्निकल लिमिट। सरकार ने किसी तरह की इसके अंदर लिमिट नहीं लगा रखी है कि एक प्रॉपर्टी कितने लोग को ओन कर सकते हैं। मान लीजिए आज आप एक घर बनाते हैं, वो घर के अंदर आप भी ओनर हो सकते हैं, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, माताजी भी हो सकती हैं, आपकी पति या पत्नी भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, उनके पति या पत्नी भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी के कितने भी ओनर हो सकते हैं। हु कैन बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी को कौन कौन ओन कर सकता है? प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल्स ओन कर सकते हैं। सो विपुल चौधरी इंडिविजुअली ओन कर सकता है। प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन कर सकते हैं। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, हम सब मिलकर के भी एक प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीगल बॉडीज होती है वो भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती हैं। लीगल बॉडीज कैसे होती है? जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो एक लीगल बॉडी होती है।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक लीगल बॉडी होती है, लिमिटेड लाइबल पार्टनरशिप एक लीगल बॉडी होती है, नॉर्मल पार्टनरशिप एक लीगल बॉडी होती है, एक प्रोप्राइटरी कंपनी एक लीगल बॉडी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक लीगल बॉडी होती है। तो ये जितनी भी लीगल बॉडीज होती है ये भी एक प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। मतलब कि आज मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार हम अपने नाम से रजिस्ट्री कराने की बजाय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं और मेरी वाइफ हिस्सेदार बन जाएंगे और प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो अ, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हो जाएगी। तो वहां पर जो ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होगी। तो प्रॉपर्टी का ओनर कौन हो सकता है? प्रॉपर्टी का ओनर कोई भी हो सकता है। इट कैन बी इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स कि सचिन ठकराल जी हो सकते हैं। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सचिन ठकराल और विपुल चौधरी मिलकर के खरीदना चाहें तो वो दोनों हो सकते हैं, रजिस्ट्री उन दोनों के नाम से हो जाएगी। इट कैन बी अ प्राइवेट बॉडी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है तो रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हो जाएगी। जब प्रॉपर्टी का बाय सेल का ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांसफर कैसे किया जाता है? जनरली ट्रांसफर जो है, जिसको नॉर्मल भाषा में सेल डीड बोलते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में रजिस्ट्री बोलते हैं, वो कैसे होता है? वो सेलर जो होता है उसे जब अपना पैसा मिल जाता है या जो भी कंसिडरेशन है, पैसा मिला, किसी और वजह से वो बेच रहा है, जब उसको उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो सरकार के रिकॉर्ड में जाकर के एक सेल डीड की रजिस्ट्री कराता है। सेल डीड की रजिस्ट्री का मतलब है गवर्नमेंट के यहाँ पर एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहाँ गवर्नमेंट रजिस्टर मेंटेन करती है सारी प्रॉपर्टीज का। तो मैं अगर आज किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, जैसे ही मैं उनको उनका पेमेंट करता हूँ वो उस सरकारी ऑफिस में जाते हैं और सरकारी ऑफिस में उनके नाम से प्रॉपर्टी मेरे नाम में ट्रांसफर हो जाती है। इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को सेल डीड बोलते हैं। ये जो सेल डीड होती है ये रजिस्टर्ड होती है, मतलब वहां पर सरकार के रजिस्टर में नाम चेंज होता है। उस नाम चेंज करने की कार्रवाई को रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड बोलते हैं। वहां पर सेल डीड का लिखा जाता है, उस रजिस्टर में लिखा जाता है सेल डीड तारीख 1 मई, विपुल चौधरी ने सचिन ठकराल से प्रॉपर्टी नंबर XYZ लोकेटेड इन DLF दिस सेक्टर 86 डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में फला तारीख को इतने पैसे के लिए खरीदी। और ये जो डिटेल्स की जो वहां पर कागज लगते हैं उसको रजिस्ट्री कहा जाता है, उसको सेल डीड की रजिस्ट्री कहा जाता है। तो अब यहाँ पर नया शब्द आता है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शनल का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़े करना किसी चीज के। दैट इज सिंपली स्पीकिंग फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल के और क्या सिनोनिम्स होते हैं? हिस्से करना, भागीदारी करना, को ओनरशिप बनाना, दैट इज फ्रैक्शनल। अगर आज जैसे पुराने समय में क्या होता था, जो गांव के खेत होते थे वो परिवार के पूरे परिवार के होते थे, वो भी एक तरह की फ्रैक्शनल ओनरशिप थी। जैसे मेरे दादाजी जो है उनके 4 बच्चे हुए, तो मेरे दादाजी को जो अपनी जमीन मिली उनके फादर से, उनके चारों बच्चों के हिस्से में आ गई, तो वो उस खेत के फ्रैक्शनल ओनर हुए। अगर आप पटवारी के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा जी इस खेत के ये 4 लोग जो हैं ये इसके ओनर्स हैं। अगर उनको कल को खेत बांटना हो तो उन चारों लोगों को बताना पड़ता था और गवर्नमेंट में जाकर के नक्शा जो है पार्टीशन का देना पड़ता था कि अब इस खेत को हमने इस तरह से डिवाइड किया है कि इसमें एक्स आदमी के 4 बच्चे, पहले लड़के का या लड़की का ये हिस्सा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। वो फ्रैक्शनल है। जब आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसको फ्रैक्शनल कहा जाता है, जिसको कि टुकड़े करना कहा जाता है। फ्रैक्शनल एक बहुत सिंपल सा शब्द है, भाग बनाना या टुकड़े करना। जैसे कि अगर आप घर में मिठाई का डब्बा लाते हैं, उसके अंदर एक होता है हलवा, हलवे को चम्मच से अलग अलग टुकड़े करने पड़ते हैं। दूसरा होता है कि उसके अंदर 20 पीस लड्डू के रखे हैं, पहले से ही उसमें 20 टुकड़े किए हुए हैं। तो अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको लड्डू के 20 पीसेज अगर प्लेट में रख के देते हैं, हर एक ने अपने अपना हिस्सा उसके अंदर से उठा लिया। सो दैट इज व्हाट इज फ्रैक्शन करना किसी भी चीज का, उसके टुकड़े करना, उसके हिस्से करना। फ्रैक्शन के और सिनोनिम्स क्या है और इस तरह के शब्द? भाग बनाना, उसके अंदर को ओनरशिप बनाना, उसके अंदर हिस्सेदारी पैदा करना। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप में प्रॉपर्टी को कौन ओन करता है, उसका बायर कौन होता है? सेलर नहीं, सेलर कोई भी हो सकता है।
उसका बायर फ्रैक्शनल ओनरशिप में क्या करते हैं, एक कंपनी को बनाया जाता है। वो कंपनी का कोई भी प्रारूप हो सकता है, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। यहाँ पर मुख्य बात ध्यान देने की क्या है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में जो प्रॉपर्टी की जो मालिक होती है, जो बायर होती है, वो एक कंपनी होती है, वो इंडिविजुअल्स नहीं होते। मान लीजिए इस कॉल में अभी हम 23 लोग हैं, हम 23 लोग मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसको खरीदने के दो तरीके हैं। या तो हम 23 लोग सेल डीड में सब अपना अपना नाम लिखवाएं। हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए विपुल चौधरी ने डाले, 2 लाख रुपए सचिन ठकराल ने डाले, 1 लाख रुपए संजय मित्तल ने डाला, 1 लाख रुपए शालिनी जी ने डाला, 25,000 रुपए अवनीश कुमार ने डाला। आज का मेरा सेशन खत्म होता है जी। थैंक यू सो मच।